लो अब स्टार्ट करते हैं अपन 12th क्लास की हिस्ट्री के अंदर पहला चैप्टर। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, ईंटें मणके जो भी आपके पाठ का नाम है। डाउट हुआ हाथा पूछ लीजिए, ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं। देखो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की संभावना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। एक तो है नगर नियोजन। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में बताइए, कैसा था नगर नियोजन। सारी चीज़ें मेरे आपको समझाई हुई है। यहाँ से हमें क्या मिलती है, सड़कें मिलती हैं, नालियाँ मिलती हैं, और क्या है, स्नानागार, अनानागार, समाधान, समाधान नगर नियोजन में नहीं आता है, ठीक है ना। देखो सड़कें हो गई, नालियाँ हो गई, स्नानागार हो गए, अनानागार हो गए, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी, नगर नियोजन के अंदर। अब क्वेश्चन पूछे आपको कि हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में बताइए। नगर नियोजन लिखा और लिखने हैं 2 लाइनों के अंदर कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन सुव्यवस्थित और अच्छी तरीके से स्थापित किया हुआ था। बैठे आराम से, ठीक है। फिर अपन को सड़कें बतानी है, नालियाँ बतानी है, स्नानागार बताना है, अनानागार बताना है, और फिर इसका नगर नियोजन कि मतलब किस प्रकार से बस्तियाँ बसी हुई थी वो सारी बतानी। इस प्रकार से हेडिंग लगा के सवाल करोगे, 5 नंबर का सवाल आएगा, 5 में से 5 पूरे मिलेंगे, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट बनता है इस पार्ट से, अपन उसके बारे में बात करते हैं। समाधान क्या था, समाधान का मतलब होता है मरने के बाद व्यक्ति को दफनाना। ये कितने प्रकार से व्यक्तियों को जलाते थे, दफनाते, उनके बारे में। एक तो था आंशिक समाधान, कैसा था, आंशिक, और एक था पूर्ण समाधान, ठीक है। आंशिक का मतलब तो क्या होते थे कि कोई व्यक्ति मरा, उसको आधा जलाया और फिर वापस दफना दिया, ये तो होता था आंशिक। और पूर्ण का मतलब व्यक्ति मरा और उसको पूरे का पूरा क्या कर दिया, जमीन के अंदर दफना दिया, इसे क्या कहते थे, पूर्ण समाधान कहते थे, ठीक है ना। ये याद रखना है समाधान के बारे में। और अपन बात करते हैं इस चैप्टर से अच्छा इंपॉर्टेंट कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, ठीक है। बहुत सारे कारण बताए थे मैंने, अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। देखो कोई भी चीज़ बनेगी तो उसका पतन भी निश्चित है। तो सबसे जो पहला कारण है अपन उसको मानते हैं, क्या था, नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन। नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन हो गया। दूसरा कारण क्या करेंगे, बाढ़, क्या हो गई, बाढ़, ठीक है। तीसरा कारण लिख सकते हैं विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। चौथा कारण ले सकते हैं बीमारी, और 5वां लिख सकते हैं प्राकृतिक आपदा। अब देखो आपके सवाल आएगा 5 नंबर का, इसका मतलब सीधा के सीधा ये लिख के नहीं आना, नदियाँ वगैरह, बाढ़ वगैरह। नदियाँ लिखोगे तो लिखोगे, नदियों के अंदर वर्णन करोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बहुत सी जगह से ऐसे अवशेष भी प्राप्त होते हैं कि नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर दिया था। उसके अंदर लाइनें भी लिखनी है। बाढ़ कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थानों से हमें ऐसी भी जानकारी प्राप्त होती है कि यहाँ पर क्या आ गई थी, बाढ़ आ गई थी, इसलिए सभ्यता में विनाश होने का प्रमुख कारण माना जा सकता है। विदेशी आक्रमण, कुछ स्थानों से हमें हथियार भी प्राप्त होते हैं, इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि विदेशी आक्रमण भी यहाँ पर हुआ होगा, जिसकी वजह से ये सभ्यता क्या हो गई, समाप्त हो गई। बीमारी, J.S. कैनेडी ये कहता है कि यहाँ पर मलेरिया रोग के अवशेष मिले होंगे। किसके रोग के अवशेष मिला है, मलेरिया, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है ना। इसकी वजह से ये क्या कहता है, कोई भी कोई बीमारी फैल गई होगी जिसकी वजह से इस सभ्यता का क्या हो गया, अंत हो गया। फिर है प्राकृतिक आपदा। कुछ इतिहासकार ऐसे कहते हैं कि हमें भूकंप वगैरह यहाँ के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, इसलिए कुछ इतिहासकार क्या मानते हैं, प्राकृतिक आपदा के कारण इस सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया। यही बात समझ में, ठीक है ना। ये 3 जो सवाल बनने वाले इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बता दिया। और एक होता था आपके बाढ़ के बारे में बता देता हूँ। देखो बाढ़ जो यहाँ बताए जाते थे वो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। कौन से पत्थर से, सीधा सा 1 नंबर का सवाल पूछ लेगा आपको कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ किस पत्थर से बनाए जाते थे, तो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट सवाल यदि आपको पूछें उसके अंदर अपन बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद बाढ़ कैसे थे, 2 के गुणज में थे, 2 के गुणज में। कितने के गुणज में थे, 2।
किस प्रकार से कि 2, 4, 6, 8, 16, 32 इस प्रकार के गुणज के अंदर क्या थे, उनके बाढ़ थे। ठीक है ना। जो वर्तमान के समय में, आज के समय में अपने हैं, अपने 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 किलो का बाढ़ थोड़ी आता है। आता है क्या? 2 के बाद सीधे ही 5 किलो का, 5 के बाद डायरेक्ट 10, 10 के बाद डायरेक्ट 15, 15 के बाद में डायरेक्ट 20। तो इस प्रकार के बाट थे। तो उस प्रकार के बाटों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिलती है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, उसके ऊपर भी आपको सवाल पूछ ले तो लिपि कैसी थी? चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? चित्रात्मक या भावात्मक, जिसे आज तक कोई भी इतिहासकार पढ़ नहीं पाए हैं। टोटल इस लिपि पर 26 किलाक्षर मिलते हैं। कितने मिलते हैं? किलाक्षर। किलाक्षर का मतलब टोटल 26 चिन्ह प्राप्त होते हैं। सबसे बड़ा शिलालेख है वहाँ से। ठीक है, ये बात समझ में? ठीक है। अब यहाँ से आपको यदि और इफेक्टेबल सवाल पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता के व्यापार के बारे में बताइए, तो ये व्यापार कहाँ से करते थे? मेसोपोटामिया हो गया। ठीक है, ये अलग अलग विदेशों से क्या करते थे? व्यापार करते थे। सड़क मार्ग के द्वारा भी करते थे और जल मार्ग के द्वारा भी करते थे। जल मार्ग के अवशेष कहाँ से मिलते हैं अपन को? लोथल से। कहाँ से मिलते हैं? लोथल, क्योंकि वहाँ पर हमें एक गोदीबाड़ा मिला है। गोदीबाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है ना। ये सारी जानकारी अपन को पहले पहले चैप्टर के अंदर मिलती है। पहला चैप्टर आपके 6 नंबर का है, एक 5 नंबर का सवाल आ जाएगा और एक आएगा आपके 1 नंबर का। या तो पूछ लेगा मैप के अंदर या कोई भी नॉर्मल सा सवाल पूछ लेगा कि हड़प्पा सभ्यता में बाट किस पत्थर से बनते थे, हड़प्पा सभ्यता की मुद्रा जो होती थी वो किस पत्थर से बनाई जाती थी। ठीक है ना। सेलखड़ी वगैरह होती ना, हाँ, तो उसके बारे में पता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन दूसरे चैप्टर के बारे में। थोड़ा फास्ट फटाफट रिवीजन करता है। फिर देखो अशोक, सेकंड चैप्टर क्या है? मौर्य साम्राज्य पढ़ना है अपन को, इसमें गुप्त साम्राज्य पढ़ना है। ठीक है ना। इन दोनों के बारे में अपन को जानना है। देखो मौर्य साम्राज्य के अंदर एक तो बताया मैंने आपको चंद्रगुप्त बताया था, फिर बताया था मैंने आपको अशोक। क्या बताया था? अशोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अशोक का धम आपके पूछा जा सकता है। अशोक का धम क्या था? माता पिता की सेवा करना। ठीक है, दिन दुखियों का आदर करना। ठीक है, सभी धर्मों का सम्मान करना। ठीक है, और अपनों से बड़ों का आदर करना। ये सारे क्या थे? आपके धम के नियम थे। ठीक है ना। अशोक ने कौन से युद्ध के बाद धम की नीति अपनाई? तो 261 ईस्वी पूर्व। कौन सा? कलिंग युद्ध। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। कलिंग की राजधानी? तोसल। ठीक है ना। ये भी पूछ सकते हैं। इसमें आपको एक तो 16 महाजनपद याद करना है, 1 नंबर का सवाल पूछ सकता है। ठीक है ना, 16 महाजनपद। ठीक है ना। सारी की राजधानी याद करनी है आपको। ये भी शॉर्ट वीडियो डाला और देख लेना। ठीक है ना। ये हुई बात समझ में। अशोक ने और क्या क्या किया था? तो अशोक के शिलालेख, एक ये पढ़ के जाना, अभिलेख। क्या पढ़ के जाओगे? अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं? किसी पत्थर या धातु पे उत्कीर्ण शब्दों को उत्कीर्ण किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। ठीक है। अशोक के शिलालेख और स्तंभलेख अलग अलग से मिलते हैं। एक तो दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक था, उसने इसको कहाँ मंगवाया था? दिल्ली मंगवाए थे। कहाँ से? दिल्ली मंगवाए थे इन दोनों अभिलेखों को। ठीक है ना। इसके बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है अशोक के बारे में। लिखो मोटी मोटी बात अशोक के बारे में। ठीक है ना। अशोक ने क्या क्या काम किए? धम के बारे में। अशोक के धम के नियम क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य बताया हुआ है मेरे। 305 ईस्वी के अंदर इसकी शादी हुई थी, किससे? हेलेना से। ठीक है ना। पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह बताया हुआ है। सारी चीज़ें बताई हुई है। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं अपन गुप्त। एक सुदर्शन झील याद रखना। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? पुष्यगुप्त वैश्य ने। निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले, फिर उसके बाद रुद्रमन, वो बाद में आते हैं गुप्तों के अंदर, वो कराते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य। क्या पढ़ते हैं? गुप्त साम्राज्य। देखो गुप्त साम्राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट आपको सवाल पूछ लेगा तो एक तो पूछेगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है ना। यह आपको पूछ लेगा समुद्रगुप्त के बारे में।
किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। ये समुद्रगुप्त के बारे में बताइए, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पढ़नी है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिश्चंद्र ने। कैसी शैली में है? तो चंपू शैली में बताई हुई है मेरे साहित्यिक चंपू शैली। पता है, गद्य व पद दोनों साथ में लिखा जाता है। उस शैली को कौन सी शैली कहते हैं? चंपू शैली कहते हैं, ठीक है ना। भाषा कैसी है इसकी? संस्कृत है। कैसी है? प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत है, ठीक है। इसको समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मकथा, ठीक है। गुप्त में क्या पढ़ोगे आप? समुद्रगुप्त पढ़ोगे। फिर है आपके प्रयाग प्रशस्ति बता दिया। सरदार और सरदारिया मौर्य, ये जो आपके गुप्त साम्राज्य था, गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत जो लोग सेवा प्रदान करते थे ना राजाओं को, उनको क्या कहते थे? सरदार और सरदारिया कहा जाता था। मतलब अलग अलग प्रकार की सेवाएं प्रदान करते थे। फिर है आपके सूरदर्शन झील बता दिया। ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, कौन सी लिपि? ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि। देखो ये क्वेश्चन आज सीधा लिखांगे। ये अशोक के समय की प्रमुख लिपियाँ थी। अशोक के समय की प्रमुख क्या थी? लिपियाँ थी, ठीक है। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध अभिलेखों वगैरह सारे कौन सी भाषा के अंदर लिखे हुए थे? कौन सी लिपि में थे? ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि के अंदर लिखे गए थे, ठीक है ना। अशोक के अभिलेख, ठीक है ना, ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि के अंदर लिखे गए थे, ठीक है ना। अशोक की लिपि के बारे में क्वेश्चन पूछ लो तो आपको बताना है। फिर इंपॉर्टेंट सवाल है ये। फिर अपन बढ़ते हैं प्रभावती गुप्त का भूमिदान। किस प्रकार प्रभावती गुप्त ने भूमिदान किया था? क्योंकि महिलाओं को भूमिदान देने का कोई अधिकार नहीं था, लेकिन प्रभावती गुप्त ने तो भी क्या किया था? भूमि को दान दिया था, इसीलिए ये प्रसिद्ध हो गई। इसने एक ब्राह्मण को दान दिया था। और भूमिदान का मतलब ऐसी भूमि होती है जिस पर किसी प्रकार का राजा कोई टैक्स नहीं लेगा। जिसको दान में दे दी वो किसी प्रकार से लोगों से टैक्स ले सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? 2 चैप्टर हो गए कंप्लीट।